शाम तक अंधेरा गहराने लगा था जब ग्रेगर एक गहरी, लगभग बेसुध नींद से जागा। असल में अब उसे जागना ही था, चाहे कोई उसे उठाता या नहीं। उसकी नींद पूरी हो चुकी थी और शरीर भी जैसे थकावट से उबर चुका था। फिर भी उसे यूं लगा मानो किसी के तेज तेज कदमों की आहट और सामने वाले कमरे का दरवाजा बहुत सावधानी से बंद किए जाने की धीमी आवाज ने उसे जगा दिया हो। बाहर गली की स्ट्रीट लाइट की मध्यम रोशनी छत और फर्नीचर के ऊपरी हिस्सों पर कहीं कहीं झिलमिला रही थी, मगर नीचे जहां ग्रेगर पड़ा था वहां घना अंधकार पसरा हुआ था। वो दरवाजे की ओर सरकने लगा, धीरे धीरे, बहुत सधे हुए कदमों से। अब उसे अपनी उस एंटीना जैसी टेढ़ी मेढ़ी लेकिन बेहद संवेदनशील मूंछों की असली अहमियत का एहसास हो रहा था। वही थी जो अब उसकी आंखों का काम कर रही थी और उन्हीं की मदद से वो टटोल टटोल कर अपना रास्ता ढूंढने लगा था। उसका पूरा बायां हिस्सा ऐसा लग रहा था मानो कोई लंबा खिंचा हुआ जख्म बन चुका हो, जिसमें हर पल जलन थी, हर सांस के साथ एक टीस उठती थी। उसके छोटे छोटे पैरों की दोनों कतारों में अब एक अजीब सी लाचारी थी, जैसे शरीर चलना तो चाहता हो मगर साथ न दे पा रहा हो। सुबह जो हादसा हुआ उसमें एक पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था और यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि बाकी पैर अब तक सलामत थे। वो एक घायल पैर अब बस यूं ही जमीन पर घिसटता हुआ चला जा रहा था, जैसे उसमें जान बाकी न रह गई। जब वो किसी तरह घिसटता हुआ दरवाजे तक पहुंचा, तब जाकर उसे एहसास हुआ कि आखिर वो कौन सी चीज थी जो उसे खींच लाई थी। वो थी खाने की खुशबू। दरवाजे के पास एक छोटी सी कटोरी रखी थी जिसमें मीठा दूध भरा हुआ था और उसमें तैरते थे सफेद ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े। उसे ये देखकर इतनी प्रसन्नता हुई कि जैसे अभी हंसी फूट पड़ेगी, क्योंकि वो सुबह से भी ज्यादा भूख महसूस कर रहा था। उसने बिना एक पल गवाए अपना सिर दूध में डुबो दिया, यहाँ तक कि आंखें भी दूध की सतह से छूने लगी। लेकिन कुछ ही पल में वो पीछे हट गया, इस बार चेहरे पर एक गहरी निराशा के साथ। उसके जख्मी बाएं हिस्से में जो जलन थी उसने खाने की तमाम कोशिशों को बहुत तकलीफ में बदल दिया था। अब उसे समझ में आने लगा था कि वो तभी कुछ खा पाएगा जब उसका पूरा शरीर मिलकर एक संग काम करे। और सबसे चौंकाने वाली बात तो ये थी, वो दूध जो कभी उसकी पसंद हुआ करता था अब उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी बहन ने यकीनन ये सोचकर दूध रखा था कि वो मीठा दूध तो ग्रेगर की पसंदीदा चीज है, मगर अब जैसे अपनी ही इच्छा के विरुद्ध उसने कटोरी से मुंह मोड़ लिया और धीरे धीरे थके कदमों से कमरे के बीच की ओर वापस रेंगता चला गया। दरवाजे की पतली सी दरार से देख पा रहा था कि ड्राइंग रूम में गैस लैंप जल चुका है। इस वक्त आमतौर पर उसके पिता अपनी शाम वाली अखबार लेकर बैठते थे, जोर जोर से पढ़ते थे, माँ को सुनाते थे और कभी कभी बहन को भी। उसकी बहन अक्सर अपनी चिट्ठियों में ये सब बताया करती थी, लेकिन आज कमरे में एक अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। कोई आवाज नहीं, जबकि वो जानता था कि घर में कोई ना कोई तो जरूर मौजूद है। कितनी शांत जिंदगी जीता है मेरा परिवार, ग्रेगर ने मन ही मन सोचा। और उस अंधेरे कमरे में जहां से कोई रोशनी उसके पास नहीं पहुंच रही थी, उसके दिल में एक अजीब सा गर्व भर आया। उसने सोचा, ये मैं ही तो हूं जिसने इन्हें ये घर दिया, ये चैन, ये आराम, ये सुरक्षित जिंदगी। लेकिन फिर एक साया सा ख्याल उसके मन में दौड़ गया, लेकिन अगर ये शांति, ये सुकून किसी डरावने अंजाम की तरफ बढ़ रहा हो तो? उसने झट से उस विचार को अपने मन से झटक दिया, जैसे कोई खतरनाक सपना हो जिसे आंखें खुलते ही भुला देना जरूरी हो। फिर वो खुद को कमरे में इधर उधर घसीटने लगा, जैसे बेचैनी से भागने की कोशिश कर रहा हो। शाम की वो लंबी और थकान भरी घड़ी चल रही थी और तभी एक बार ऐसा हुआ कि कमरे के एक तरफ का दरवाजा बहुत हल्के से खुला। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीतर आना चाहता हो।
मगर डर, हिचक या शायद एक अजीब सी दुविधा उसे रोक लेती हो। ग्रेगर तुरंत उस दरवाजे की ओर सरक गया और वहां चुपचाप इंतजार करने लगा। उसने मन ही मन जैसे एक बात ठान ली थी कि या तो वो उस झिझकते हुए अजनबी को किसी तरह भीतर आने को मना लेगा, या कम से कम ये तो जान ही लेगा कि वो था कौन। मगर उस रात फिर दरवाजा नहीं खुला और ग्रेगर वहीं बैठा, बेकार, निरुद्देश्य, उस उम्मीद में टकटकी लगाए रहा। अजीब था ये बदलाव। कल सुबह जब दरवाजे बंद थे तब तो हर कोई उसमें घुसने को बेताब था, और अब जबकि वो एक दरवाजा खुद खोल चुका था और दूसरा दिन में कहीं खुल गया था, तो कोई नहीं आया। दोनों दरवाजों की चाबियां अब भी दूसरी ओर लगी थी, जैसे भीतर आने का अधिकार भी किसी और के पास हो। रात बहुत देर तक ड्राइंग रूम में गैस लाइट जलती रही, और जब वो बुझी तभी ये साफ हो गया कि माँ, पिता और बहन अब तक जाग रहे थे, क्योंकि तीनों की धीमी धीमी दबे पांव चलती आहटें एक साथ सुनाई थी, जैसे सब एक दूसरे से भी कुछ छिपाते हुए उंगलियों के बल चल रही हो। अब ये बात साफ हो चुकी थी कि सुबह से पहले ग्रेगर के कमरे में कोई नहीं आने वाला। इस बात ने उसे एक तरह से राहत भी दी कि अब उसे कुछ पल मिलेंगे जहां वो शांति से, बिना किसी डर या रुकावट के, ये सोच सके कि अब उसे अपनी जिंदगी को किस नए रूप में ढालना होगा। लेकिन अजीब बात थी, वो ऊंची छत वाला लगभग खाली कमरा जिसमें वो पिछले 5 साल से रह रहा था, अब उसे किसी अजनबी सी जगह की तरह लगने लगा था। एक ऐसी जगह जो कभी उसकी थी लेकिन अब उसे अपनाने से इनकार कर रही थी। जमीन पर पड़ा हुआ उसका शरीर भले शांत था, मगर भीतर उसका मन अशांत, बेचैन और भटकता हुआ था। उसे खुद भी ठीक से पता नहीं चला कि वो क्या कर रहा है। बस एक हल्की सी शर्म और कहीं भीतर से उठते संकोच के एहसास के साथ वो अचानक सरकता हुआ सोफे के नीचे चला गया। सोफे की निचली छत अब उसकी पीठ पर थोड़ा दबाव डाल रही थी और वो अपना सिर भी पूरी तरह उठा नहीं पा रहा था। लेकिन फिर भी उसी सकरे, अधूरे से आश्रय में उसे एक अजीब सी शांति और सुरक्षा का एहसास हुआ। हाँ, बस एक बात खटक रही थी। उसका शरीर इतना चौड़ा हो गया था कि वो पूरी तरह उस जगह पर समा नहीं पा रहा था, लेकिन फिर भी वो पूरी रात वहीं रहा। थोड़ी थोड़ी देर को नींद आती, फिर भूख की टीस से टूट जाती। कभी आंख खुलती, कभी बंद होती, लेकिन मन पूरी तरह शांत न हो सका। बाकी समय वो एक अनजानी चिंता और अधूरे सपनों जैसी उम्मीदों में डूबा रहा। लेकिन हर बार जैसे कोई उलझा हुआ धागा वहीं लौट आता है, उसकी सोच एक ही जगह आकर ठहर जाती कि फिलहाल मुझे शांत रहना होगा, मुझे सब्र से काम लेना होगा, और सबसे ज्यादा जरूरी मुझे अपने परिवार के लिए सहनशील और समझदार बने रहना होगा, क्योंकि इस रूप में जो अब वो बन चुका था, वो जानता था कि उसकी उपस्थिति, उसकी स्थिति उसके परिवार के लिए तकलीफ देह थी, और अगर वे जैसे भी, जितना भी उस तकलीफ को सह पा रहे थे, तो उसे आसान बनाना अब उसकी जिम्मेदारी थी। और ग्रेगर को अपनी इसी सोच, इसी संकल्प की परीक्षा भी जल्दी ही मिल गई। अगली ही सुबह, जब रात अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी, उसकी बहन लगभग तैयार होकर सामने वाले कमरे से धीरे से दरवाजा खोलती और हल्के से भीतर झांकती। शुरुआत में तो उसकी बहन ने ग्रेगर को देखा ही नहीं, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र सोफे के नीचे पड़े, उस अजीब से ढांचे पर पड़ी जो भगवान के लिए कहीं तो होना ही था, आखिर उड़कर तो नहीं जा सकता था, वो इतनी बुरी तरह चौंक गई कि खुद को संभाल नहीं पाई और दरवाजा जोर से बंद कर दिया। मगर जैसे उसे अपनी इस हरकत पर तुरंत पछतावा हुआ हो, अगले ही पल उसने फिर से दरवाजा खोला और इस बार वो बहुत धीरे, बहुत सतर्कता से उंगलियों के बल चलते हुए उस कमरे में दाखिल हुई, मानो किसी बहुत बीमार या किसी अजनबी के पास जा रही हो। ग्रेगर ने धीरे से चुपचाप अपना सिर सोफे के किनारे तक सरका दिया और चुपचाप अपनी बहन को देखने लगा। उसके मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वो देखेगी कि दूध की कटोरी अभी तक वैसी की वैसी पड़ी है? क्या उसे समझ आएगा कि ये भूख न लगने का मामला नहीं है,
बल्कि कुछ और खाने की ज़रूरत है। कुछ ऐसा जो अब उसके इस नए शरीर को स्वीकार्य हो। अगर वो खुद नहीं समझेगी तो ग्रेगर उसे कुछ भी इशारे से जताने की कोशिश नहीं करेगा। वो चुप रहना मंजूर करेगा, भूखा रहना मंजूर करेगा, मगर अपनी बहन को असहज या परेशान नहीं करेगा। हालांकि भीतर ही भीतर उसका मन छटपटा रहा था कि वो एक झटके में सोफे के नीचे से बाहर निकले, अपनी बहन के पैरों पर गिर पड़े और उससे गिड़गिड़ा कर कहे, कुछ और दे दो, कुछ ऐसा जो मैं खा सकूं, जो मुझे अच्छा लगे। लेकिन नहीं, उसने खुद को रोक रखा और तब बिना कुछ कहे, बिना किसी इशारे के, उसकी बहन की नजर सीधी जा पहुंची उस दूध की कटोरी पर जो अब तक ज्यों की त्यों भरी हुई थी। वो कुछ पल ठिठकी, हैरानी से कटोरी को और उसके आसपास छलकी कुछ दूध की बूंदों को देखती रही। फिर बिना कोई सवाल किए, बिना किसी हिचक के उसने कटोरी उठा ली, लेकिन सीधे हाथों से नहीं बल्कि एक पुराने कपड़े से पकड़कर, और चुपचाप कमरे के बाहर चली गई। ग्रेगर के भीतर एक उत्सुकता जैसे उमड़ पड़ी कि अब उसकी जगह क्या आने वाला है। उसका मन तरह तरह की कल्पनाओं में खो गया। कुछ कल्पनाएं तो इतनी विचित्र और असंभव थी कि उन पर खुद उसे हंसी आ सकती थी, लेकिन जो उसकी बहन वाकई लेकर आई वो उसकी हर उम्मीद से कहीं ज्यादा था। सिर्फ ये जानने के लिए कि ग्रेगर को क्या पसंद आएगा, उसकी बहन ने खाने की एक पूरी थाली एक पुराने अखबार पर इस तरह सजा दी जैसे किसी मेजबान ने मेहमान को नई दुनिया का स्वाद चखाने का निश्चय किया। उसमें थे पुराने, लगभग सड़ने की कगार पर पहुंची सब्जियों के टुकड़े, रात के बचे हुए खाने की हड्डियां जिन पर जमी हुई थी सूखी सफेद चटनी की परत, थोड़े से किशमिश और बादाम, कुछ पनीर जिसे ग्रेगर ने 2 दिन पहले ही ये कहकर नकार दिया था कि अब वो खाने लायक नहीं रहे, और एक सूखी रोटी और मक्खन नमक लगे ब्रेड के कुछ टूटे फूटे टुकड़े। इतना ही नहीं, उसने पानी भी एक बर्तन में डालकर पास ही रख दिया। शायद अब वही बर्तन ग्रेगर के लिए तय हो गया था, जैसे उसके जीवन की नई थाली बन गया हो। ये सब चीजें ग्रेगर के सामने इस तरह सजी थी जैसे कोई कह रहा हो, अब फैसला तुम्हारा है, जो तुम्हें भाए वही तुम्हारा हिस्सा है। वो दृश्य जैसे एक मौन संवाद था। बहन की चिंता, उसकी कोशिशें और ग्रेगर की जिज्ञासा, सभी कुछ उस पुराने अखबार पर फैले खाने में बोल रहे थे। फिर ग्रेगर की भावनाओं का ख्याल रखते हुए, क्योंकि वो जानती थी कि वो उसके सामने कभी कुछ नहीं खाएगा, उसकी बहन जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। जाते जाते उसने दरवाजे की कुंडी भी घुमा दी, जैसे एक नन्हा सा इशारा कर दिया हो कि अब तुम अकेले हो, जैसे चाहो वैसे रहो, आराम से। ग्रेगर के छोटे छोटे पैरों में एक हलचल सी दौड़ गई, खुशी की, उत्साह की। अब वो खा सकता था बिना किसी झिझक, बिना किसी डर के। और सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह थी कि लगता था जैसे उसके सारे जख्म अब तक भर चुके हों। उसे चलने फिरने में अब कोई तकलीफ महसूस नहीं हो रही थी। वो कुछ पल को खुद ही में खो गया और याद करने लगा कि सिर्फ 1 महीना पहले जब उसके हाथ में हल्की सी चाकू की चोट आई थी, वो जगह परसों तक भी टीसती रही थी। क्या अब मैं पहले से कम संवेदनशील हो गया हूं? उसने सोचा, जैसे कोई बहुत गहरा सवाल खुद से पूछ लिया। लेकिन तभी उसकी नजर पनीर पर गई और जैसे उसके भीतर कोई भूखी ताकत जाग गई हो, वो उस पनीर पर ऐसे झपटा जैसे वो उसे खींच रहा हो, जैसे वही उसके भीतर की पुकार का जवाब हो। बाकी तमाम खाने की चीजों की तुलना में वो पनीर उसे एकदम अलग लगा, मगर उसने सबसे पहले उसी पर टूटकर हमला किया और उसकी आंखों में जैसे एक नमी सी भर आई, संतोष की, तृप्ति की। फिर उसने जल्दी जल्दी वे सब्जियां भी खा ली जिन पर सड़न की परत थी, और वो सूखी सफेद चटनी वाली हड्डियां भी। जो चीजें ताजा थी जैसे रोटी, मक्खन, नमक, वो उसने बिल्कुल भी नहीं खाई, बल्कि उसने जिन चीजों को खाया उन्हें भी ताजा खाने से थोड़ा दूर सरका दिया, क्योंकि उनकी ताजगी की गंधों से भी अब उसे अरुचि हो रही थी।
खाना समाप्त होने के बहुत देर बाद तक वो वहीं पड़ा रहा, थका हुआ, शांत और एक अजीब सी संतुष्टि के साथ, जो शरीर से नहीं बल्कि शायद आत्मा के किसी कोने से आई थी। और फिर बहुत धीरे से उसकी बहन ने दरवाजे की कुंडी घुमाई, जैसे बिना कुछ कहे इशारा कर रही हो कि आप वापस छिप जाओ, कोई तुम्हें देख न ले। जैसे ही दरवाजा खुलने की हल्की सी आवाज हुई, वो झटपट वापस सरक कर सोफे के नीचे घुस गया। इतना ज्यादा खा लेने के बाद उसका शरीर थोड़ा फूला सा लग रहा था और उस सकरी सी जगह में सांस लेना भी दूभर हो चला था। उसे खुद पर बहुत जोर डालना पड़ा कि बस कुछ पल और, जब तक उसकी बहन कमरे में है वो वहीं उसी संकोच में छिपा रही। आधा घुटा हुआ, थकी हुई, फटी फटी आंखों से वो देखता रहा कि उसकी बहन ने एक झाड़ू उठाई और बिना किसी हिचक या दया के जमीन पर पड़े बचे खुचे खाने को एक और समेटना शुरू कर दिया। यहां तक कि जिन चीजों को ग्रेगर ने छुआ तक नहीं था, उन्हें भी बाकी चीजों में मिला दिया, और वो भी व्यर्थ हो गए। झाड़ू से सब कुछ एक कोने में किया, डस्टबिन में फेंका, ऊपर से लकड़ी का ढक्कन रखा और पूरा सामान लेकर बाहर चली गई। उसे जाते हुए ज्यादा देर नहीं लगी, और जैसे ही उसकी पीठ मुड़ी, ग्रेगर धीरे से लगभग राहत की सांस लेते हुए सोफे के नीचे से बाहर निकल आया। उसने अपने शरीर को लंबा खींचा, एक थकी हुई मगर संतोष भरी सांस ली। अब ग्रेगर को उसी तरह रोज खाना मिलने लगा था। एक बार सुबह के वक्त जब माँ बाप और नौकरानी अभी नींद में होते, और दूसरी बार दोपहर को जब सब दोपहर का खाना खा चुके होते और थोड़ी देर आराम कर रही होती। उस समय उसकी बहन किसी बहाने से नौकरानी को बाहर भेज देती थी, जैसे हर बार ये सुनिश्चित करती हो कि कोई भी उसकी निगाहों के सामने ग्रेगर की इस अवस्था को न देखे। उसके माँ बाप भी नहीं चाहते थे कि ग्रेगर भूखा रहे, मगर शायद उनके लिए ये और भी कठिन था कि वे अपने बेटे को इस हालत में खाते हुए देखें। और शायद यही कारण था कि उसकी बहन उन्हें उस दर्द से, उस असहज दृश्य से जितना हो सके बचाए रखने की कोशिश करती रहती थी। पहली सुबह जब डॉक्टर और ताला खोलने वाले को बाहर भेजा गया था, घर वालों ने उनसे क्या कहा था ये ग्रेगर कभी नहीं जान सका, क्योंकि उसकी आवाज अब किसी के लिए आवाज नहीं रह गई थी। उसके बोल अब बस एक अनसुनी ध्वनि बन गए थे, जिसे कोई भी, यहां तक कि उसकी बहन भी, समझने की कोशिश नहीं करती थी। शायद किसी ने कभी सोचा ही नहीं कि वो अब भी सब कुछ सुन और समझ रहा है। कुछ दिनों बाद जब उसकी बहन इस नई भयावह दिनचर्या के साथ थोड़ी सी सहज होने लगी, तो कभी कभी ग्रेगर को उसकी बहन के मुंह से कोई नरम सी बात सुनाई दे जाती। वो बातें दोस्ताना तो नहीं होती थी, मगर उनमें एक थकी हुई सहानुभूति जरूर छलकती थी। अगर ग्रेगर ने सारा खाना खा लिया होता तो वो बुदबुदाती, लगता है आज ठीक से खा लिया इसने। और अगर खाना वैसे के वैसे ही पड़ा रहता, जो अब धीरे धीरे एक आम बात बनती जा रही थी, तो उसका स्वर भी थका हुआ हो जाता। फिर कुछ भी नहीं खाया, सब यूं ही पड़ा रह गया। हालांकि ग्रेगर अब सीधे किसी भी बात का हिस्सा नहीं था, लेकिन घर के अलग अलग कमरों से उठती आवाजें कभी दरवाजों के नीचे से, कभी दीवारों से टकराकर उसके कानों तक पहुंच ही जाती थी। जैसे ही कोई बात शुरू होती, वो तुरंत उस कमरे वाले दरवाजे की तरफ सरक जाता, अपना पूरा शरीर उसके साथ टिका देता। शुरुआत में शायद ही कोई ऐसी बातचीत रही हो जो किसी न किसी तरह ग्रेगर से जुड़ी ना हो, भले ही खुलकर हो या फिर इशारों में। लगातार 2 दिन तक हर खाने के वक्त बस यही चर्चा चलती रही कि अब आगे क्या किया जाए। यहां तक कि खाने के बीच के समय में भी उन्हीं बातों की थकी हुई पुनरावृत्ति होती रही, क्योंकि घर में हमेशा कम से कम 2 लोग मौजूद रहते थे। कोई भी अकेला नहीं रहना चाहता था, और इस फ्लैट को पूरा खाली छोड़ देने की हिम्मत शायद किसी के पास नहीं थी। पहले ही दिन नौकरानी घबरा गई थी, घुटनों के बल गिर पड़ी और मां से हाथ जोड़कर विनती करने लगी कि उसे तुरंत जाने दिया जाए।
किसी को ठीक से पता नहीं चला कि उसने असल में क्या देखा या समझा था, मगर 15 मिनट के भीतर वो जा चुकी थी, आंखों में आंसू लिए। जाते जाते उसने खुद ही कसम खाई कि उसने जो कुछ भी देखा वो उसके बारे में किसी से भी एक शब्द भी नहीं कहेगी। अब बहन को माँ के साथ मिलकर खाना भी बनाना पड़ता था। हालांकि ये काम अब बहुत भारी नहीं था, क्योंकि घर में अब ज्यादा कोई खाता ही नहीं था। ग्रेगर अक्सर सुनता था कोई किसी और से खाने के लिए आग्रह करता रहता और जवाब में बस एक थका सा वाक्य मिलता, नहीं धन्यवाद मैंने खा लिया है, या उससे मिलता जुलता कुछ और। प्यास भी अब हर किसी को कम ही लगती थी। कभी कभी उसकी बहन पापा से पूछती कि क्या उन्हें बियर चाहिए, शायद इस उम्मीद में कि उसे बाहर जाकर लाने का बहाना मिल जाएगा। जब पापा कुछ भी नहीं कहते तो वो जल्दी से जोड़ देती, मैं नौकरानी से मंगवा देती हूँ, ताकि वो उन्हें जिद्दी या स्वार्थी न लगे। लेकिन पापा तब ऊंची आवाज में कहते, नहीं, और फिर उस विषय पर कोई बात नहीं होती। पहले ही दिन के खत्म होने से पहले पापा ने माँ और बहन को घर की आर्थिक हालत के बारे में पूरी सच्चाई बता दी थी, और ये भी कि अब भविष्य से उन्हें क्या उम्मीद रखनी चाहिए। वो बीच बीच में खाने की मेज से उठते और उस पुराने छोटे से कैश बॉक्स से कोई रसीद या दस्तावेज निकालते, जिसे उन्होंने 5 साल पहले अपने डूबते हुए बिजनेस से बचा कर रखा था। ग्रेगर सुनता था कि कैसे वो उस जटिल ताले को खोलते, जरूरी कागजात निकालते और फिर बड़े ध्यान से ताला दोबारा बंद कर देते। पापा की बातों में जो ग्रेगर ने सुना वो कई दिनों बाद उसके लिए कोई राहत देने वाली खबर थी। उसे तो यही लगता था कि उनका सारा कारोबार बर्बाद हो चुका है। कम से कम उन्होंने कभी उसे कुछ और नहीं बताया था, और उसने भी कभी पूछने की जरूरत नहीं समझी थी। उस वक्त जब उनका बिजनेस टूट गया था, पूरा घर जैसे अंधेरे में डूब गया था, और ग्रेगर ने तब अपने मन में सिर्फ एक संकल्प लिया था, मैं कुछ भी करूंगा, पर किसी भी तरह सबको इस हादसे को भूलने का रास्ता दूंगा। वो रास्ता अब कहां ले आया था, ये सोचने की हिम्मत अब उसमें नहीं बची थी। मैंने तो तभी से जी जान से काम करना शुरू कर दिया था। उस हादसे के बाद जब सब कुछ बिखर गया था, मैंने पीछे मुड़कर देखना ही छोड़ दिया था। एक जूनियर सेल्समैन के पद से मैं बहुत जल्द ट्रैवलिंग रिप्रेजेंटेटिव बन गया, और इस पद से मैंने अलग अलग तरीकों से अच्छा खासा पैसा कमाना शुरू किया। जो भी कमा था वो सीधे घर लाकर टेबल पर रख देता, बिना किसी सवाल के, बिना किसी शर्त के। मेरा परिवार हर बार हैरान हो जाता था और खुश भी। वो अच्छे दिन थे, जैसे किसी बीते हुए स्वप्न की तरह, जो फिर कभी लौट कर नहीं आए। बाद में भी मैंने इतना कमा लिया था कि मैं पूरे घर का खर्च अकेले उठा सकता था, और उठाता भी था। धीरे धीरे सबको इसकी आदत हो गई थी, मुझे भी और उन्हें भी। वो मेरे पैसों को शुक्रिया के साथ लेते, और मुझे उन्हें देने में एक तरह की आत्मसंतोष की अनुभूति होती थी। हालांकि अब उसमें पहले जैसी गर्माहट नहीं बची थी। अब घर में बस मेरी एक बहन ही थी जिससे मैं थोड़ा जुड़ाव महसूस करता था। वो सबसे अलग थी, उसे संगीत से बेहद लगाव था, और वो वायलिन बहुत सुंदर बजाती थी। मेरा एक सीक्रेट सपना था कि अगले साल मैं उसे म्यूजिक कंसर्वेटरी भेजूं, चाहे उसके लिए मुझे कहीं और से कटौती करनी पड़े। हम दोनों ही इसे एक मीठे नामुमकिन से ख्वाब की तरह देखते थे। लेकिन माँ बाप को ये बातें ज्यादा पसंद नहीं आती थी। लेकिन मैं मन ही मन उस योजना को हर दिन थोड़ा और संजोता रहता था, और तय कर चुका था कि इस बार क्रिसमस पर मैं सबके सामने ये योजना एक बड़ी घोषणा के रूप में करूंगा। इन्हीं उलझी हुई, भटकी हुई, मगर दिल के बेहद करीब बैठी बातों में ग्रेगर का मन डूबा हुआ था, जब वो दरवाजे से सटकर चुपचाप खड़ा घर की बातचीत सुनने की कोशिश कर रहा था।
कई बार वो इतना थक जाता कि सुनते सुनते उसका सिर दरवाजे से जा टकराता और फिर उसे अचानक याद आता कि जरा सी भी आवाज अगर कमरे में पहुंच गई तो सब चुप हो जाते हैं। और होता भी यही था। कुछ पल बाद उसके पिता की सख्त आवाज आती, अब ये क्या कर रहा है? कुछ देर बाद रुकी हुई बातचीत धीरे धीरे फिर से शुरू होती। बातों को समझाते वक्त उसके पिता बार बार एक ही बात दोहराते थे। एक तो इसलिए कि इन बातों से उनका एक लंबा रिश्ता था और दूसरा इसलिए कि माँ एक ही बार में सब कुछ नहीं समझ पाती थी। इन बार बार दोहराई गई बातों में ग्रेगर को एक सुखद आश्चर्य मिला। उसे पता चला कि तमाम मुश्किलों के बावजूद कुछ पैसा अब भी बचा हुआ था। ज्यादा तो नहीं, लेकिन उसे छुआ तक नहीं गया था और उस पर कुछ ब्याज भी जुड़ गया था। इसके अलावा हर महीने जो पैसे ग्रेगर घर लाता था उनमें से सब कुछ खर्च भी नहीं होता था। वो अपने लिए बहुत थोड़ा सा रखता और बाकी सब घर के लिए देता था, तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके बच गया था। दरवाजे के पीछे खड़ा ग्रेगर ये सब सुनकर जैसे सिर हिला रहा था, एक अदृश्य मुस्कान के साथ। उसे इतनी समझदारी और बचत की उम्मीद नहीं थी। अब वो चाह रहा था कि उस पैसे से पिता का मालिक के प्रति जो कर्ज था वो थोड़ा कम हो सके और शायद किसी दिन उस नौकरी से छुटकारा भी मिल जाए। लेकिन अब जब उसके पिता ने वो पैसा इतना सहेज कर रखा है तो ग्रेगर को ये रास्ता और भी ज्यादा सही लगा। हालांकि वो पैसा इतना नहीं था कि उसके ब्याज से घर का खर्च चल सके। मुश्किल से 1 या 2 साल किसी तरह गुजारे जा सकते थे, उससे ज्यादा नहीं। इसलिए वो पैसा असल में छेड़ने लायक नहीं था। वो तो किसी जरूरी वक्त के लिए रखा जाना चाहिए था। रोजमर्रा की जिंदगी तो अब भी उसी पुराने नियम पर चलती थी, मेहनत करो और कमाओ। उसके पिता अब भी स्वस्थ थे, लेकिन उम्र अब उनके चेहरे और चाल में साफ झलकने लगी थी। आत्मविश्वास भी पहले जैसा नहीं रहा था। बीते 5 सालों से उन्होंने कोई काम नहीं किया था। उससे पहले का जीवन जो संघर्षों और निराशाओं से भरा हुआ था अब एक लंबी खामोश छुट्टी में बदल गया था, जो उनके लिए बिल्कुल अजनबी और बोझिल बन चुकी थी। इन वर्षों में उनका शरीर भी भारी हो गया था, चाल भी धीमी हो चुकी थी और हाथ पैरों की पुरानी चुस्ती अब कहीं खो गई थी। क्या अब उसकी बूढ़ी माँ को काम पर जाना पड़ेगा? वो माँ जो पहले से ही सांस की बीमारी से जूझ रही थी, जिनके लिए घर में जरा सा चलना फिरना भी किसी पहाड़ से कम नहीं था। हर दूसरा दिन यूं ही बीत जाता था, खुली खिड़की के पास सोफे पर लेटे हुए, धीरे धीरे और तकलीफ से सांस लेते हुए। और उसकी बहन, क्या अब उस नाजुक सी लड़की को नौकरी करनी होगी जो अभी 17 की थी, जिसकी दुनिया अब तक आराम, मासूम खुशियों और संगीत से भरी हुई थी। अच्छे कपड़े पहनना, देर तक सोना, थोड़ी बहुत दुकान के काम में माँ का हाथ बटाना और सबसे ज्यादा वायलिन की धुनों में डूबे रहना, बस यही उसकी जिंदगी थी। जब भी घर में कमाई की बात होती, ग्रेगर चुपचाप दरवाजे से हट जाता और बगल के ठंडे चमचमाते लेदर वाले सोफे पर जाकर चुपचाप गिर पड़ता। शर्म और पछतावे से उसका पूरा शरीर तपने लगता था। जो कुछ वो पहले सबके लिए कर पाया था, अब वैसा कुछ कर पाने की हालत में नहीं रहा। बस यही ख्याल उसे भीतर तक जला देता था। वो अक्सर पूरी रात वैसे ही पड़ा रहता था। एक पल को भी नींद नहीं आती थी। बस लेदर के सोफे को अपने पंजों से घंटों तक खुरचता रहता था, या फिर बड़ी मेहनत से कुर्सी को खिसकाता, उसे खिड़की के पास लाता, उस पर चढ़ता और खिड़की की मुंडेर पर टिक कर बाहर देखने लगता। पहले ऐसा करने में उसे एक अजीब सी आज़ादी महसूस होती थी, मानो वो उस कमरे की बंद दुनिया से बाहर झांक रहा हो। लेकिन अब ये सब बस एक आदत बनकर रह गया था। जो कुछ वो बाहर देखता था वो दिन ब दिन और धुंधला होता जा रहा था। उसकी बहन समझदार थी। उसने बस 2 बार देखा था कि कुर्सी खिसका कर खिड़की के पास पहुंचा दी गई है, तो वो समझ गई कि ग्रेगर को वहां से बाहर देखना अच्छा लगता है। इसके बाद जब भी वो कमरे की सफाई करती, कुर्सी को हर बार सही जगह खिड़की के पास बहुत सहेज कर रखती थी। फिर उसने खिड़की के अंदर वाला शीशा भी खुला छोड़ना शुरू कर दिया, ताकि ग्रेगर
बिना किसी रुकावट के बाहर देख सके। और एक बार जब उसकी बहन कमरे में आई तो ग्रेगर अपना पूरा शरीर कुर्सी पर टिकाए बाहर की ओर देख रहा था। बहन ने बस एक पल के लिए ग्रेगर की ओर देखा और फिर जैसे किसी अंदरूनी झिझक या घबराहट ने उसे रोक लिया, वो बिना एक शब्द कहे वापस मुड़ गई और दरवाजे को इतने अजीब तरीके से बंद किया जैसे कोई खतरा टाल रही हो। अगर कोई बाहरी व्यक्ति उस क्षण को देखता तो उसे यही लगता कि ग्रेगर ने उस पर झपटने की कोशिश की है। ग्रेगर सख्ते में आ गया। उसे समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या हो गया आज कि उसकी बहन इस तरह पलट कर चली गई। वो तुरंत रेंगता हुआ वापस सोफे के नीचे जा छुपा, वहां जहां अब उसका ठिकाना बन चुका था। लेकिन उस दिन दोपहर तक बहन वापस नहीं आई। जब आई भी तो रोज से कहीं ज्यादा थकी और असहज दिखाई दी। उसे एक नजर से ही ग्रेगर समझ गया कि उसका बदला हुआ शरीर, उसका रूप अब भी उसकी बहन को परेशान करता है और शायद हमेशा करता रहेगा। शायद जब वो सोफे के नीचे से उसका जरा सा हिस्सा देखती होगी, कोई पैर या पीठ का कोई उभार, तो भी खुद पर काबू रख लेती होगी। लेकिन आज जब उसने उसके पूरे शरीर को देखा होगा तो उसी शाम ग्रेगर ने मन में एक फैसला कर लिया कि अब वो खुद को अपनी बहन की नजरों से पूरी तरह छिपा कर रखेगा। वो नहीं चाहता था कि उसकी बहन को एक पल के लिए भी असहजता हो। अगले दिन जैसे ही कमरे में अकेलापन मिला, वो एक कोने से चादर खींच लाया, फिर धीरे धीरे बड़ी मशक्कत से अपनी पीठ से उसे घसीटते हुए सोफे तक ले गया और इस तरह टांग दिया कि पूरा का पूरा सोफा और उसके नीचे की जगह ढक जाए। अब जब वो सोफे के नीचे होता तो बहन को उसकी झलक तक न मिलती। बहन वो चादर हटा भी सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो हर बार चुपचाप कमरे में आती, सफाई करती और बिना कुछ कहे बाहर चली जाती। एक बार ग्रेगर ने चादर के किनारे से चुपचाप देखा और देखा जैसे उसकी बहन के चेहरे पर थोड़ी राहत थी। वो समझ गया कि उसने जो कुछ किया वो सही था। अब जब ग्रेगर ने खुद को चादर के पीछे छिपा लिया था, कमरे की दुनिया थोड़ी सी बदल गई थी। कम से कम बहन के लिए ये बदलाव एक राहत की तरह था। अब उसे सीधे सीधे उस शरीर का सामना नहीं करना पड़ता था जिसे देखना उसके लिए तकलीफ देह होता था, बल्कि वो जानती थी कि उस रूप के भीतर वही पुराना ग्रेगर है। एक बार जब ग्रेगर ने हल्के से चादर के नीचे से बाहर झांका तो देखा कि बहन के चेहरे पर एक ऐसी नरमी थी जो पिछले कई दिनों से गायब हो चुकी थी। जैसे वो समझ गई हो कि ग्रेगर ने ये छोटा सा त्याग उसी के लिए किया। ये एक बिना कहे किया गया संवाद था, चुपचाप बिना शब्दों के, लेकिन फिर भी गहरे भावों से भरा। शुरुआत के पहले 14 दिनों तक उसके माता पिता की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस कमरे में कदम रखें जहां अब उनका बेटा अजनबी सा बनकर रह रहा था। लेकिन ग्रेगर उन्हें रोज महसूस करता था, दीवार के उस पार, दरवाजे के पीछे, जहां से उनके धीरे धीरे बोले गए शब्द उसके कानों तक पहुंचते थे। वो सुनता कि कैसे वे लोग अब उसकी उसी बहन की तारीफ कर रहे थे जिसे पहले उन्होंने हमेशा नासमझ और बेपरवाह समझा था। उसकी छोटी बहन जिसने अब न सिर्फ घर के कामों की जिम्मेदारी उठा ली थी, बल्कि एक ऐसे भाई की देखभाल भी कर रही थी जिसे देखने की भी हिम्मत किसी में नहीं थी। हर दिन जब वो कमरे की सफाई करके बाहर जाती तो दरवाजे के बाहर खड़े माँ बाप उससे एक एक बात पूछते। ग्रेगर ने क्या खाया, कैसा व्यवहार किया, क्या उसमें कोई सुधार दिखा। उसके मन में यह ख्याल आता कि शायद अब माँ को उसे एक बार देखने दिया जाए, क्योंकि माँ शायद बहन से ज्यादा समझ सकती थी। लेकिन फिर वो खुद को रोक लेता कि कहीं ऐसा ना हो कि उसका ये रूप देखकर माँ की तबीयत और बिगड़ जाए। लेकिन नियति ने शायद ये निर्णय पहले ही ले रखा था। एक दिन उसकी बहन के पीछे पीछे माँ भी कमरे में दाखिल हुई। आंखें कमरे के चारों ओर घूम रही थी, लेकिन उनके भीतर एक भय, एक चिंता साफ झलक रही थी। ये वही कमरा था जहां कभी उनका बेटा देर रात तक पढ़ा करता था, जहां से सुबह सुबह वो तैयार होकर दफ्तर निकलता था, और अब वही कमरा उन्हें लगभग पराया सा लग रहा था। ग्रेगर ने खुद को दीवार से चिपका लिया था, चादर के पीछे पूरी तरह छिपा हुआ।
बस हल्की सी आंखों से माँ की परछाई देख पा रहा था। उसे देखे बिना भी माँ को लगा जैसे वो वहां कहीं है, चुपचाप बेचैन सांसें थामे। शायद किसी माँ का दिल अपने बेटे की उपस्थिति को बिना देखे भी पहचान सकता है। ये सब हटाना है माँ, उसकी बहन ने धीरे से कहा, अलमारी की ओर इशारा करते हुए। अब इनकी जरूरत नहीं बची। क्रैकर को चढ़ने के लिए जगह चाहिए। लगता है ऐसा करने से उसे थोड़ा आराम मिलता है। माँ ने चौंक कर उसकी ओर देखा। अलमारी, मेज, कुर्सियां, यही तो वो चीजें थी जो उनके बेटे के कमरे की पहचान थी। उन्हें छूकर जैसे क्रैकर की मौजूदगी महसूस होती थी। उसका अतीत, उसकी दिनचर्या, उसका इंसानी वजूद। अब उन्हें हटाना, जैसे कोई उसकी पहचान को कमरे से मिटा रहा। पर बेटा, अगर हम सब हटा देंगे तो क्या वो समझेगा कि हमने उसे पूरी तरह भूलने का मन बना लिया है? मां की आवाज थरथरा रही थी। बहन ने कुछ नहीं कहा, बस आंखें फेर ली। शायद वो जानती थी कि यह काम आसान नहीं था। फिर भी दोनों ने अलमारी खिसकाना शुरू किया। मां हांफने लगी लेकिन रुकने को तैयार नहीं थी। क्रैगर सब कुछ देख रहा था। अपनी मां के थके हुए हाथ, उनकी सांसें जो हर बार भारी होती जाती थी, उनकी आंखों की कोर जो बार बार नम हो रही थी। वो चाहता था कि चादर के नीचे से बाहर निकले, दौड़कर मां के सामने जाए, कहे, मां, मत कीजिए ये सब, मुझे ये सब चाहिए। ये अलमारी, ये मेज, ये कुर्सियां, ये सब मेरा हिस्सा है मां, मेरी याद है। आप मत हटाइए इन्हें। लेकिन वो कुछ कह नहीं सकता था। बस कोने में सिकुड़ा पड़ा रहा, बेज़बान, बेबस। बेटा, क्या हम सच में उसके लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? मां की थकी हुई धीमी आवाज कमरे में गूंज गई। इस सवाल में कोई झुंझलाहट नहीं थी, बस एक मां की चिंता थी। एक ऐसी मां जो अब भी अपने बेटे के दुख को पूरी तरह समझ नहीं पा रही थी, लेकिन उससे दूर भी नहीं रह पा रही थी। अगर वो समझ सकता होगा तो शायद यही कहेगा, मां, रहने दो ये सब, मुझसे कुछ मत छीनो। बहन कुछ पल को चुप रही, जैसे उसके हाथों से सारी ताकत छिन गई हो। फिर बोली, मां, आपको तो ये भी नहीं पता कि हमारा क्रैकर अब कैसा हो गया है, अब कैसा दिखता है। अगर आप एक बार उसे देख लेना तो शायद आप खुद इन सारी चीजों को यहां से फेंकना चाहें। मां चुप रही। उनका हाथ अलमारी पर ही था, जैसे वो उसे हटा नहीं रही थी, बल्कि थामे खड़ी थी, कुछ बचाने की कोशिश में। ग्रेगर ये सब सुन रहा था, हर शब्द, हर सांस। उसकी मां की ये भावुक जिद, बहन की थकी हुई समझदारी, सब कुछ। और उसके भीतर एक अजीब सी हलचल उठी। उसे लगा जैसे उसकी मां सही कह रही थी। उसे भी उस कमरे के खाली होते कोनों से डर लगने लगा था। वो चाहकर भी उस अकेलेपन के भार को नहीं उठा पाएगा। इसी बेचैनी में ग्रेगर ने भूल से अपना शरीर थोड़ा सा आगे खिसका दिया। चादर का एक कोना थोड़ा सा हट गया और तभी उसकी मां की नजर उस पर पड़ी। बस एक झलक ही काफी थी। मां पहले सिहर कर पीछे हटी, फिर उनके होठों से एक हल्की सी चीख निकली और बिना कुछ खोले उनकी आंखें पलट गई। वे वहीं जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ी। उसकी बहन चीख उठी। कमरे में जैसे एक पल को सब कुछ थम गया। ग्रेगर सब कुछ देख रहा था, चुपचाप, अपराध बोध से भरा हुआ, चादर के पीछे सिकुड़ता हुआ। ये वो क्षण था जब उसे अपने ही अस्तित्व से घिन सी आने लगी थी। उसकी मां, जिसने उसे 9 महीने कोख में रखा था, जिसने उसके बचपन की हर तकलीफ पर अपने आंचल से मरहम रखा था, वो उसे आज देखकर बेहोश हो गई थी। वो सोच भी नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। उसके पास कोई शब्द नहीं थे, कोई इशारा नहीं, कोई स्पर्श भी नहीं जो इस सब की भरपाई कर सके। बस उसका अजीब, कुरूप, अकेला शरीर वहां कोने में पड़ा रहा, बेजबान और टूटता हुआ। लेकिन अभी उस एहसास की गर्मी उसके सीने में हल्की हल्की धड़क ही रही थी कि बहन की आवाज फिर आई, लेकिन इस बार कड़वी और लगभग निंदनीय लहजे में। मां, आप बस इतना क्यों नहीं समझती कि
वो अब क्रैगर नहीं है। अगर क्रैगर होता तो क्या हमारी इतनी हालत बिगड़ने देता? क्या वो हमें यूं डर और संकोच में जीने के लिए छोड़ देता? उन शब्दों ने जैसे कमरे में मौजूद हर चीज की सांसें रोक दी। ग्रेगर को लगा मानो किसी ने उसकी आत्मा को भी उस चादर के नीचे से निचोड़ दिया। अब वो सिर्फ अपनी खो चुकी मानवता पर नहीं रो रहा था, बल्कि उस प्यार पर भी जो शायद वक्त के साथ बहन के दिल से चुपचाप फिसल गया था। उसने खुद को दीवार की तरफ घुमाया। उसके छोटे छोटे पैर कांप रहे थे। अब उसे साफ साफ समझ में आने लगा था, फर्नीचर की जगह या रेंगने की आज़ादी से ज़्यादा कीमती कुछ और था, अपनों के दिल में बचे रह जाना। वो चुपचाप सोचता रहा, क्या मैं अब भी उनके बीच कहीं जिंदा हूं, या उनके मन में भी बस एक डरावनी चीज बनकर रह गया हूं। माँ कुछ देर तक बोली नहीं, फिर उनके कदम धीरे हुए, जैसे वो पीछे हट रही। ठीक है, उन्होंने थकी हुई आवाज में कहा, जो तुम्हें ठीक लगे वही करो। फिर वो सिसकने लगी। उसी सिसकी में ग्रेगर ने वो सब कुछ सुन लिया जो शब्द कभी कह नहीं पाए थे। नहीं, अब कुछ भी हटाया नहीं जाना चाहिए। ये विचार ग्रेगर के भीतर इतनी जोर से उभरा कि उसे लगा जैसे उसकी खामोश चीख दीवारों से टकरा कर लौट आई हो। वो फर्नीचर, वो पुरानी अलमारी, वो छोटी सी मेज, वो दीवार के पास टिकी कुर्सी, ये अब सब महज लकड़ी के टुकड़े नहीं थे। ये उसके अतीत की आखिरी कड़ियां थीं जो अब भी उसे किसी कोने में मनुष्य होने का एहसास दिलाती थी। शायद वो ज्यादा आसानी से रेंग नहीं पाता था, शायद उसका रास्ता हर बार कोई कोना रोक लेता था, लेकिन वही रुकावटें उसे हर बार याद दिलाती थी कि वो अब भी किसी ऐसे कमरे में है जो कभी उसका कमरा हुआ करता था। पर उसकी बहन ग्रेटे अब उस जगह को सिर्फ एक ऐसी जगह की तरह देख रही थी जिसे सुधारने की जरूरत है। उसके अंदर की वो बच्ची जो पहले वायलिन बजाकर पूरे घर में रोशनी फैला देती थी, अब किसी जिद्दी और जिम्मेदार नर्स में बदल चुकी थी, जिसे हर हाल में करना है, संभालना है, निपटाना है, यही सोचता था। ग्रेगर छुपा बैठा रहता, चुपचाप। उसे लग रहा था जैसे फर्नीचर हटाया जाना नहीं, बल्कि उसकी आखिरी उम्मीदें निकाल ली जा रही, एक एक कर सावधानी से। और ग्रेटे, वो ये सब किसी भावुक निर्णय से नहीं कर रही थी, बल्कि एक साफ योजना के साथ। उसे लगता था कि जिम्मेदारी निभाना मतलब ये दिखाना है कि वो अब उस पुराने ग्रेगर को नहीं देखती, बल्कि इस चीज को देखती है जो अब उसके सामने है। वो अब एकमात्र इंसान थी जो उस कमरे में आती थी, लेकिन अब वो उसके पास नहीं आती थी, बल्कि काम करने आती थी। और उस तस्वीर में कुछ था, वही जो कभी ग्रेगर ने अपनी दीवार पर लटकाई थी। शायद वो औरत, शायद उसका घना फर, शायद वो पुराना वक्त जब ग्रेगर इंसान था और ये दीवारें उसके सपनों की साथी हुआ करती थी। ग्रेगर ने अपनी गर्म पीठ पूरे कांच पर चिपका दी, जैसे अपने सबसे पुराने दोस्त से निपट गया हो। उसे वो ठंडक भी सुकून देने लगी थी जो अब तक उसे खलती थी। शायद इसलिए नहीं कि वो कांच था, बल्कि इसलिए कि वो उसके अतीत की आखिरी निशानी था जो अब भी दीवार पर बची रह गई थी। और तभी अगले कमरे से दोनों औरतें लौटी। जब उन्होंने देखा कि ग्रेगर दीवार से चिपका हुआ है, मां ने तो पहले एक पल के लिए कुछ भी नहीं कहा। उनकी आंखें तस्वीर से ज्यादा अपने बेटे की उस हालत पर अटक गई, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई किसी अजनबी को देखकर डर जाता है, लेकिन फिर उसमें अपना कुछ खोया हुआ पहचानने की कोशिश करता है। लेकिन ये पल ज्यादा देर टिक नहीं पाया। हे भगवान! एक दबी हुई चीख मां के मुंह से निकल गई और उनके हाथ कांपने लगे। ग्रेटे, जो पहले ही तनाव में थी, ये सब देखकर पूरी तरह टूट गई। वो तेजी से मां की ओर दौड़ी और उन्हें थामने की कोशिश की, लेकिन मां वहीं जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ी। ग्रेगर वहीं दीवार से चिपका रहा, स्तब्ध, बेजान।
कुछ पल पहले जहां वो खुद को बचाने निकला था, अब वही हरकत उसके लिए सबसे बड़ा अपराध बन गई थी। ग्रेगर कांप गया। वो वहीं तस्वीर से चिपका रहा, लेकिन उसकी आंखें अब लड़खड़ाने लगी थी। उसकी माँ, जो कुछ मिनट पहले तक सिर्फ कमरे की सजावट को लेकर चिंतित थी, अब अपने ही बेटे के रूप को देखकर बेसुध पड़ी थी। कमरे में सन्नाटा था। बस माँ की धीमी धीमी सांसों की आवाज और ग्रेटे की हड़बड़ाई हुई तेज धड़कनें गूंज रही थी। माँ! ग्रेटे घबरा गई थी। वो घुटनों के बल जाकर माँ के पास झुकी। माँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? लेकिन माँ की पलकों पर कोई हरकत नहीं थी। ग्रेटे की आंखों में आंसू भर आए। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बाहर भागी, शायद पानी के लिए, या शायद पापा को बुलाने के लिए, या शायद उस कमरे से भागने के लिए जहां उसका भाई अब सिर्फ एक डरावनी परछाई बन गया था। ग्रेगर वहीं दीवार से चिपका अपने आप में सिमटा रहा। उसने कुछ नहीं किया था। वो तो बस अपनी एक तस्वीर बचाना चाहता था, एक आखिरी निशानी, एक आखिरी स्मृति। लेकिन उस बचाव में वो अपनी माँ की चेतना छीन बैठा था। अब उसे यकीन हो चला था कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर ले, वो अब इस परिवार का हिस्सा नहीं रह गया है। तभी उसके पिता कमरे में आए। अच्छा! उनकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी, एक ऐसा मिश्रण जिसमें थकान, गुस्सा और अपमान की जली कटी परतें एक साथ थी। ग्रेगर वहीं तस्वीर से चिपका हुआ था, आत्मसमर्पण की मुद्रा में। लेकिन आज पिता ने उसे अपने बेटे की तरह नहीं देखा। उन्होंने जो देखा वो था एक डरावना जीव जो अब उनके घर की दीवारों पर रेंग रहा था, जो अब माँ की तबीयत बिगाड़ चुका था और जिसकी वजह से उनकी बेटी कांप रही थी। वे आगे बढ़े, उनकी जेब में हाथ गया और जब उन्होंने हाथ निकाला तो उसमें कुछ था। एक सेब, एक लाल चमकता हुआ कड़ा सेब। उन्होंने बिना एक पल गवाए उसे पूरी ताकत से ग्रेगर की तरफ फेंक दिया। सेब सीधा उसकी पीठ पर लगा। एक तीखा दर्द। ग्रेगर तड़प गया, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर सके, दूसरा सेब हवा में था, फिर तीसरा। हर बार सजा की तरह नहीं, नफरत की तरह था। भाग जा यहां से! पिता की आवाज किसी न्यायाधीश की तरह नहीं थी। वो एक थके हुए, टूटी हुई आत्मा वाले आदमी की आवाज थी, जिसे अब अपने बेटे में कोई इंसान नहीं दिखता था। ग्रेगर, जो कुछ देर पहले माँ को बचाने में मदद करना चाहता था, जो बहन को भी परेशान नहीं करना चाहता था, बस अपनी तस्वीर को बचाना चाहता था, अब अपने ही पिता से बचने की कोशिश कर रहा था। और एक सेब उसके शरीर में धंस गया। वो वहीं अटक गया, त्वचा फाड़ता हुआ, मांस के अंदर गहराई तक। उसने जोर से चीखना चाहा, लेकिन उसकी आवाज में अब कोई इंसानी शब्द नहीं थे। वो घिसटते हुए अपने कमरे की ओर लौटने लगा, लेकिन अब उसकी चाल में वो फुर्ती नहीं थी। हर कदम जैसे दर्द का एक कांटा चुभ होता था। जब वो अंत में अपने कमरे में घुसा, पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। नफरत से नहीं, बल्कि ऐसे जैसे कोई बोझ खत्म